मेरा नाम मजिस्टर खान है। लॉ विद मजिस्टर में खुशामदीद। प्लीज कानूनी आगाही के लिए इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। और आज हम कानून शहादत 1984 के तहत बारे सबूत पर एक फौरी खुलासा जानेंगे। देखें, अदालत में आपके मुकदमे की हार जीत का सारा फैसला इस बात पर होता है कि सबूत लाने की जिम्मेदारी यानी बर्डन ऑफ प्रूफ आखिर किस पर है। पहला उसूल, whoever desires any court to give judgment must prove that those facts exist। यानी जो भी अपने हक में फैसला चाहता है उसे ही हकाइक साबित करने होंगे। जैसे आप किसी पर इल्जाम लगाएं तो सबूत भी आप ही लाएंगे। और the burden of proof lies on that person who would fail if no evidence were given। So, अगर कोई सबूत न हो तो जो मुकदमा हारेगा, सबूत लाना भी उसी का काम है। दूसरा, the burden of proof as to any particular fact lies on that person who wishes the court to believe it। मतलब अगर आप कहते हैं कि वुकुआ पर आप नहीं थे तो ये आप खुद साबित करेंगे। इसी तरह किसी मरने वाले का बयान बतौर सबूत देने के लिए कानून के मुताबिक पहले उसकी मौत साबित करना एक लाजमी शर्त है। तीसरा, burden of proving that case comes within exceptions is upon him। अगर मुल्जिम दावा करे कि वो जहनी माजूर था तो ये कानूनी इस्तिस्ना उसे खुद साबित करना होगा। और हाँ, when any fact is especially within the knowledge of any person, यानी जो बात सिर्फ आपके जाती इल्म में है, जैसे ट्रेन में टिकट का पास होना, तो उसे साबित भी आप ही करेंगे। मुख्तसरन, कानून में महज इल्जाम लगाना काफी नहीं होता। जो फरीके दावा करता है, सबूत फराहम करने की हतमी जिम्मेदारी भी उसी पर होती है। My name is Magister Khan. Welcome to my channel, Law with Magister. Please subscribe to the channel, like this video and share it for legal awareness. आज के इस तफसीली जायजे में एक बहुत ही अहम मौजू पर बात होगी जो बज़ाहिर तो अदालतों की चार दीवारी तक महदूद लगता है, लेकिन दरहकीकत इसका ताल्लुक मुआशरे में इंसाफ के पूरे निज़ाम से है। जी बिल्कुल। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो आज हम कानून शहादत ऑर्डर 1984 के हिस्सा सोम बाब नहम का गहरा मुताला कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। इस बाब का उन्वान है बारे सबूत, जिसे हम अंग्रेजी और कानूनी जुबान में दी बर्डन ऑफ प्रूफ कहते हैं। जब भी कोई तनाज़ा जन्म लेता है या मतलब किसी पर कोई इल्जाम लगता है तो कानून सबसे पहला सवाल यही उठाता है कि सबूत लाने की जिम्मेदारी आखिर है किसकी। और ये कोई मामूली बात नहीं है, यानी ये वो बुनियाद है जिस पर पूरे मुकदमे की इमारत खड़ी होती है। जी, और आज के सेशन का हमारा मिशन भी यही है कि कानून की इन इंतहाई अहम दफात को, जो कि आर्टिकल्स 117 से लेकर 122 तक हैं, इनको और इनकी अमली मिसालों को बिल्कुल शफाफ अंदाज में समझा जाए। हम सिर्फ इबारतें नहीं पढ़ेंगे बल्कि इनके पीछे छुपी सोच को भी समझेंगे। तो चलिए इसको खोल कर देखते हैं। ये बताइए कि बारे सबूत का ये तस्वुर कानून के लिए इतना नागुज़ीर क्यों है? इस तफसीली जायजे का हिस्सा बनना मेरे लिए भी बायसे मसरत है। देखें, अगर बारे सबूत के इस उसूल को कानूनी निज़ाम से निकाल दिया जाए तो पूरा अदालती ढांचा लम्हों में ज़मीन बोस हो सकता है। ज़रा तसव्वुर कीजिए कि कोई भी शख्स किसी दूसरे पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा दे और जवाब में ये कहे कि अब तुम साबित करो कि तुम बेगुनाह हो। जी बिल्कुल। या किसी की जायदाद पर अपना हक जता दे और कहे कि तुम साबित करो कि ये जायदाद मेरी नहीं है। अगर ऐसा होने लगे तो मुआशरा तो अफरा तफरी का शिकार हो जाएगा। इसीलिए कानून ने बड़ी बारीकी से यह तय किया है कि जो शख्स निज़ाम अदल को हरकत में लाना चाहता है, सबूत की पहली ईंट भी उसी को रखनी होगी। बहुत खूबसूरत बात की आपने कि सबूत की पहली ईंट उसी को रखनी होगी। ये उसूल दरअसल लोगों को बेजा कानूनी हिरासनी से बचाता है। इसी बुनियाद पर आर्टिकल 117 इस पूरे बाब का नुक्ता आगाज बनता है। अगर मैं इसकी कानूनी इबारत पढ़ूं तो आर्टिकल 117 कुछ यूं है: Whoever desires any court to give judgment as to any legal right or liability dependent on the existence of facts which he asserts must prove that those facts exist। और इसकी बहुत सीधी सी तशरीह बनती है। जी, और इसके आगे ये भी लिखा है कि when a person is bound to prove the existence of any fact, it is said that the burden of proof lies on that person। बज़ाहिर तो ये अल्फाज बहुत सीधे लगते हैं, लेकिन अदालत के कमरे में इनका अमली इतलाक कैसे होता है? इन अंग्रेजी इबारात की उर्दू तर्जमा अगर की जाए तो कानून का मंशा ये है कि जो शख्स भी अदालत से ये तकाजा करता है कि अदालत उसके किसी कानूनी हक या किसी दूसरे शख्स की कानूनी जिम्मेदारी के बारे में फैसला सादर करे, सही, और वो फैसला उन हकाइक की बुनियाद पर होना है जिनका वो शख्स दावा कर रहा है, तो इसी शख्स पर लाजिम है कि वो इन हकाइक का वजूद साबित करे। और जब कानून किसी पर यह पाबंदी लगाता है कि वो कोई हकीकत साबित करे तो उसे ही बारे सबूत कहा जाता है। इसे जरा मिसालों से समझते हैं जो कानून में दी गई हैं। पहली मिसाल जुर्म के हवाले से है। फर्ज करें कि एक शख्स ए अदालत से ये चाहता है कि एक दूसरे शख्स बी को किसी जुर्म की सजा दी जाए। ए का मौक़िफ़ है कि बी ने वो जुर्म किया है। अब यहाँ कानून का उसूल हरकत में आएगा। चूंकि फैसला चाहता है और ए ही हकाइक बयान कर रहा है, तो मतलब ये ए की ही कानूनी जिम्मेदारी है कि वो साबित करे कि बी ने वाकई वो जुर्म किया है। लेकिन क्या ये हमेशा इतना ही सादा होता है? कानून की किताब में एक दूसरी मिसाल जमीन के तनाज़े की भी है। अगर एक शख्स ए किसी ऐसी जमीन पर अपना हक जताता है जो इस वक्त बी के कब्जे में है और बी उन तमाम हकाइक से मुकम्मल इनकार करता है जो ए बयान कर रहा है, यहाँ तो बी के पास पहले ही कब्जा मौजूद है। हाँ, ये मिसाल खास तौर पर इसलिए दी गई है ताकि कब्जे और मुल्कियत के फ़र्क को वाज़ेह किया जा सके। कानून की नज़र में कब्जा बजाते खुद मुल्कियत का एक बड़ा करीना होता है। अब इस सूरत हाल में ए अदालत से क्या मांग रहा है? वो मांग रहा है कि बी का कब्जा खत्म करके जमीन उसके हवाले की जाए। यानी वो एक नया कानूनी हक मांग रहा है। बिल्कुल। और आर्टिकल 117 का तकाजा है कि जो नया हक मांगेगा सबूत भी वही लाएगा।
चूंकि बी तो पहले से वहां मौजूद है, इसलिए ए को ही वो तमाम हकायक, मसलन कोई पुरानी रजिस्ट्री या विरासत का सर्टिफिकेट लाना होगा। जब तक ए ये साबित नहीं करता, बी से कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। ये तशरीह तो बहुत वाज़ेह है, लेकिन अक्सर मुकदमात इतने सीधे नहीं होते जहां सिर्फ एक फरीक दावा कर रहा हो। बाज़ औक़ात दोनों जानिब से मुख्तलिफ किस्म के दावे सामने आ जाते हैं, और मेरे ख्याल में आर्टिकल 118 बिल्कुल यही काम करता है। इसका उन्वान है ऑन whom burden of proof lies। जी, और ये बहुत दिलचस्प आर्टिकल है। मैं इसके अल्फाज पढ़ती हूँ। The burden of proof in a suit or proceeding lies on that person who would fail if no evidence at all were given on either side। ये इबारत पढ़कर ऐसा महसूस होता है जैसे कानून ने एक लिटमस टेस्ट दे दिया हो। बिल्कुल, इसे एक कानूनी कसौटी कहा जा सकता है। इसकी उर्दू वजाहत कुछ इस तरह है कि किसी भी मुकदमे में 12 सबूत उस शख्स पर होता है जो मुकदमा हार जाए, अगर दोनों फरीकैन की जानिब से कोई भी सबूत पेश ना किया जाए। यानी अदालत में खामोशी छा जाए। जी हाँ, जरा तसव्वुर में लाइए कि जज साहब मौजूद हैं, लेकिन मुद्दई और मुद्दा अलही दोनों ही मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, कोई सबूत नहीं देते। कानून कहता है कि इस जुमूद की सूरत में फैसला जिसके खिलाफ जाएगा, दरअसल उसी को सबूत लाने की जरूरत है। इस खामोशी वाले तस्वुर को कानून की मिसालों पर लागू करके देखते हैं। पहली मिसाल वसीयत की है। ए ने बी पर जमीन हासिल करने का मुकदमा किया है। ए का दावा है कि ये जमीन बी के वालिद सी ने अपनी वसीयत में ए के नाम कर दी थी और जमीन इस वक्त बी के कब्जे में है। अब अगर अदालत में मुकम्मल खामोशी छा जाए और कोई सबूत ना आए, तो कानून किसी का तस्लीम शुदा कब्जा बगैर सबूत के खत्म नहीं करता। इसका मतलब है बी का कब्जा बरकरार रहेगा और एक केस हार जाएगा। तो इस कसौटी के मुताबिक वसीयत साबित करने का बोझ ए पर आ गया। यहाँ तक तो बात मंतकी लगती है, लेकिन दूसरी मिसाल थोड़ी मुख्तलिफ है। दूसरी मिसाल वाकई बहुत अहम है, क्योंकि वहां सूरत हाल पेचीदा हो जाती है। इस मिसाल में ए ने बी पर एक बॉन्ड के जरिए पैसों की वसूली का मुकदमा दायर किया है। अब बी अदालत में ये तो तस्लीम कर लेता है कि बॉन्ड मौजूद है, लेकिन कहता है कि ये बॉन्ड उससे धोखे से बनवाया गया था। और ए उस फ्रॉड के इल्जाम की तरदीद करता है। अब इस मुकदमे पर खामोशी का टेस्ट लागू करें, अगर कोई सबूत पेश ना किया जाए तो क्या होगा? अब यहाँ सूरत हाल पिछली मिसाल से उलट जाएगी। जी बिल्कुल उलट जाएगी। मुकदमा तो ए ने दायर किया है, लेकिन चूंकि बी ने बॉन्ड का वजूद तस्लीम कर लिया है, तो बॉन्ड तो साबित हो गया। अब अगर मजीद कोई सबूत नहीं आता, तो अदालत यही समझेगी कि बॉन्ड मौजूद है और फ्रॉड का कोई सबूत नहीं, लिहाजा ए जीत जाएगा और बी हार जाएगा। इसका सीधा सा मतलब है कि फ्रॉड साबित करने का बोझ बी के कंधों पर है। यही वो मुकाम है जहां मुकदमा दिलचस्प मोड़ लेते हैं। मुकदमा साबित करने का मजमूई बोझ मुद्दई पर ही रहता है, लेकिन जब कोई फरीक कोई नया दिफा लेकर आता है, तो बारे सबूत शिफ्ट हो जाता है, यानी मुंतकिल हो जाता है। और यही बात हमें कानून के अगले हिस्से आर्टिकल 119 की तरफ ले जाती है। आर्टिकल 119 का उन्वान है बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू पर्टिकुलर फैक्ट, और उसके अल्फाज हैं द बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू एनी पर्टिकुलर फैक्ट लाइज ऑन दैट पर्सन हु विशेस द कोर्ट टू बिलीव इन इट्स एग्जिस्टेंस। इसमें किसी खास हकीकत का जिक्र है। इसकी उर्दू तशरीह ये है कि मुकदमे के दौरान अगर किसी एक मखसूस वाक़ये को साबित करने की जरूरत पेश आ जाए, तो उसे साबित करने का बोझ उसी शख्स पर होगा जो ये चाहता है कि अदालत उस खास वाक़ये की मौजूदगी पर यकीन करे। जैसे कानून में चोरी की मिसाल दी गई है। ए ने बी पर चोरी का मुकदमा किया और मुकदमे के बीच में ए अदालत को बताता है कि बी ने फलां दिन अपने पड़ोसी सी के सामने चोरी का एतराफ किया था। अब ये एतराफ पूरे केस का फैसला नहीं है, बल्कि एक मखसूस हकीकत है। चूंकि ए चाहता है कि अदालत इस एतराफ को सच माने, तो ये साबित करना सिर्फ ए का काम है कि वाकई कोई एतराफ हुआ था। और इसकी जो दूसरी मिसाल कानून में दी गई है, वो दिफा के जाविये से है। अगर बी यानी मुल्जिम ये कहता है कि जिस वक्त चोरी की वारदात हुई, उस वक्त तो वो शहर में मौजूद ही नहीं था, इसे कानूनी इस्तिलाह में एलिबाय यानी एल्सवेयर का दिफा कहा जाता है। अब ये भी एक मखसूस हकीकत है। मुल्जिम ये नहीं कह सकता कि इस्तिगासा साबित करे कि मैं वहां मौजूद था। चूंकि मुल्जिम खुद एक नया वाकया बयान कर रहा है ताकि उसका फायदा उठा सके, तो ये साबित करना भी मुल्जिम ही का काम है कि वो उस वक्त किसी दूसरे शहर में था। कानून सबूतों को मतलब यूं ही बेहंगम अंदाज में कबूल नहीं करता, वो एक फिल्टर का इस्तेमाल करता है, और यही तसव्वुर आर्टिकल 120 में बहुत बारीक बीनी से बयान किया गया है। यहाँ जो बात इंतहाई दिलचस्प है, वो ये है कि कानून किस तरह कदम बकदम और एक मंतकी तरतीब से आगे बढ़ता है। जब तक आप पिछली सीढ़ी पर कदम नहीं रखते, आप अगली तक नहीं पहुंच सकते। बिल्कुल। आर्टिकल 120 का उन्वान है बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट टू बी प्रूव्ड टू मेक एविडेंस एडमिसिबल। इसकी अंग्रेजी इबारत कुछ यूं है, द बर्डन ऑफ प्रूविंग एनी फैक्ट नेसेसरी टू बी प्रूव्ड इन ऑर्डर टू इनेबल एनी पर्सन टू गिव एविडेंस ऑफ एनी अदर फैक्ट इज ऑन द पर्सन हु विशेस टू गिव सच एविडेंस। इसका मतलब है कि किसी सबूत को काबिल कबूल बनाने के लिए भी कुछ साबित करना पड़ता है। अगर इसे आसान उर्दू में समझें, तो मतलब है कि अगर कोई शख्स एक सबूत पेश करना चाहता है, लेकिन कानूनी उसूल ये है कि उस सबूत को लाने से पहले एक दूसरी बुनियादी हकीकत का साबित होना जरूरी है, तो उस बुनियादी हकीकत को साबित करने का बोझ भी उसी शख्स पर होगा। गोया एक दरवाजे की चाबी हासिल करने के लिए पहले एक और ताला खोलना पड़ता है। इसको कानून में मौजूद मिसालों से देखते हैं। एक बहुत ही मशहूर तस्वुर मरने वाले के आखिरी बयान का है, जिसे डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं। फर्ज करें ए अदालत में ये चाहता है कि बी का आखिरी बयान बतौर सबूत पेश करे। अब कानून कहता है कि आखिरी बयान की अहमियत सिर्फ उसी वक्त है जब वो शख्स वाकई मर चुका हो, तो ए महज वो बयान लाकर अदालत में नहीं रख सकता। उसे सबसे पहले ये साबित करना होगा कि बी की मौत वाकई हो चुकी है। जब तक वो ये साबित नहीं करता, आखिरी बयान का सबूत पेश करने की इजाजत ही नहीं मिलेगी। और इसकी एक और बेहतरीन मिसाल दस्तावेजी सबूतों की है।
कानून शहादत का उसूल है कि अदालत में हमेशा असल दस्तावेज लाई जाए, लेकिन फर्ज करें कि ए किसी गुमशुदा दस्तावेज की कॉपी, जिसे सेकेंडरी एविडेंस कहा जाता है, वो पेश करना चाहता है। तो कानून फौरन पूछेगा कि असल कहाँ है। लिहाजा कॉपी को काबिल कबूल बनाने के लिए जरूरी है कि पहले यह साबित किया जाए कि असल दस्तावेज वाकई गुम हो चुकी है। आर्टिकल 120 के तहत इस गुमशुदगी को साबित करने का बोझ ए पर होगा। ये कानून का वो पहरादार है जो अदालतों को गैर मुतल्लिका सबूतों से बचाता है। बिल्कुल। अब हम इस जायजे के तीसरे और एक लिहाज से सबसे हसास हिस्से की तरफ आते हैं, जो इस्तिस्ना और जाती इल्म से मुताल्लिक है। अक्सर फौजदारी मुकदमात में कोई मुल्जिम जुर्म से इनकार नहीं करता, बल्कि वो हालात का हवाला देता है। वो कहता है कि मुझसे ये फेल सरजद तो हुआ है, लेकिन मैं ज़हनी तौर पर गैर मुतवाजिन था। या फिर कहता है कि मुझे इंतहाई इश्तियाल दिलाया गया था। इन सूरतों से निपटने के लिए आर्टिकल 121 मौजूद है। जी, कानून की इबारत ये है, when a person is accused of any offense, the burden of proving the existence of circumstances bringing the case within any of the general exceptions in the Pakistan Penal Code is upon him, and the court shall presume the absence of such circumstances. इसकी उर्दू तशरीह निज़ाम अदल का एक बहुत अहम सुतून है। जब किसी शख्स पर जुर्म का इल्ज़ाम हो और वो कहे कि उसका केस पाकिस्तान पीनल कोड की किसी उमूमी रियायती शर्त यानी जनरल एक्सेप्शंस में आता है, तो उसे साबित करना उसी मुल्जिम की जिम्मेदारी है। और अदालत यही फर्ज करेगी, यानी प्रिजम्पशन लेगी कि ऐसे कोई रियायती हालात मौजूद नहीं थे। जी हाँ, अदालत पहले दिन से ये नहीं सोचेगी कि शायद मुल्जिम ज़हनी मरीज हो। इसका मतलब है कि इस्तगासा का काम सिर्फ जुर्म और मुल्जिम को जोड़ना है। इसे हम मिसालों से देखते हैं। ए पर कत्ल का इल्ज़ाम है और उसका दावा है कि वो ज़हनी तौर पर गैर मुतवाज़िन यानी अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का शिकार था और उसे मालूम नहीं था कि वो क्या कर रहा है। अब चूंकि एक रियायत का फ़ायदा उठाना चाहता है, तो ये ज़हनी अदम तवाज़ुन साबित करना ए ही की जिम्मेदारी है। और दूसरी मिसाल शदीद इश्तियाल की है। ए कहता है कि उसने ये कत्ल शदीद और अचानक इश्तियाल या ग्रीव एंड सडन प्रोवोकेशन के ज़रिए असर किया। और कानून में शदीद इश्तिहाल सजा में कमी का बाइस बन सकता है, लेकिन चूंकि ये नॉर्मल हालात से हटकर एक बात है, इसलिए आर्टिकल 121 इस बात का बोझ ए पर डालता है। जी, और दफ़ा 325 और 335 की मिसाल भी बिल्कुल यही है। दफ़ा 325 किसी को शदीद चोट पहुंचाने की सज़ा के बारे में है, लेकिन अगर कोई दफ़ा 335 वाली रियायत मांगता है जो कि अचानक इश्तियाल की है, तो वो रियायत साबित करना भी उसी का काम है। ये तमाम मिसालें एक ही सिमत इशारा करती हैं कि अगर कोई अमूमी कवानीन से निकलकर रियायत मांगता है तो रास्ता उसे खुद बनाना होगा। और इसी असूल की एक और अमली शक्ल हमारा अगला आर्टिकल 122 है, जो रोजमर्रा की जिंदगी के बहुत करीब है। ये बहुत मुख्तसर लेकिन जामे आर्टिकल है। इसका उन्वान है बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट स्पेशली विद इन नॉलेज, और इंग्लिश इबारत है व्हेन एनी फैक्ट इज स्पेशली विद इन द नॉलेज ऑफ एनी पर्सन, द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट फैक्ट इज अपॉन हिम। ये तो बज़ाहिर सरासर आम फहम अकल पर मबनी लगता है। इसकी उर्दू तशरीह ये है कि जब कोई खास हकीकत सिर्फ और सिर्फ एक शख्स के खुसूसी इल्म में हो, तो कानून उस बात को साबित करने का बोझ उसी खास शख्स पर डालता है। जो बात सिर्फ आपके दिल में है, उसका इल्म किसी तीसरे शख्स को कैसे हो सकता है? कानून की पहली मिसाल नियत से मुतालिक है। अगर कोई शख्स ऐसा काम करे जिसके ज़ाहिरी हालात से कोई और नियत जाहिर हो, लेकिन वो कहे कि मेरी नियत कुछ और थी, तो चूंकि नियत उसके खुसूसी इल्म में है, ये साबित करना भी उसी पर लाजिम होगा। लेकिन इसकी जो दूसरी मिसाल कानून में है, वो सबसे दिलचस्प है। ए पर इल्जाम है कि वो ट्रेन में बगैर टिकट सफर कर रहा था। अब ये साबित करना कि उसके पास टिकट था, वो ए की जिम्मेदारी है। मतलब अगर रेलवे को साबित करना पड़े तो क्या वो हर मुसाफिर की जेबें चेक करते फिरेंगे? ये तो नामुमकिन है। बिल्कुल, कानून ने कह दिया कि भाई टिकट तुमने खरीदा है, वो तुम्हारी जेब में है, तो ये तुम्हारे खुसूसी इल्म में है, इसलिए सबूत के तौर पर टिकट निकाल कर दिखाना तुम्हारा ही काम है। कानून नामुमकिनात का तकाजा नहीं करता। तो इस सब का क्या मतलब है? हमने जो इतना तफसीली जायजा लिया, इससे क्या नतीजा निकलता है? इसका किलीदी खुलासा यह है कि कानून शहादत में बारी सबूत के उसूल इंतहाई मुनसिफाना है। जो दावा करता है या जो किसी इस्तिस्ना का फायदा उठाना चाहता है, सबूत की जिम्मेदारी उसी पर डाली गई है। जो बात किसी एक के इल्म में है, उसे साबित करना उसी का फर्ज है। ये उसूल बेबुनियाद इल्जामात को रोकने में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं।